बच्चों नमस्कार। आज मैं कक्षा 11 में हिंदी खंड के गद्य गरिमा से द्वितीय पाठ महाकवि माघ का प्रभात वर्णन पढ़ाने जा रही हूँ, जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। इनका जन्म 1864 ईस्वी में रायबरेली जिले के दौलतपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम राम सहाय दुबे था। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इनकी विद्यालयी शिक्षा नियम पूर्वक न चल सकी और इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय के माध्यम से संस्कृत, बांग्ला, मराठी, फारसी, गुजराती, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में अपनी रचनाएं करने लगे। इन्होंने सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला और अपनी अद्वितीय प्रतिभा का परिचय दिया। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से इन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार किया, शब्दकोश को बढ़ाया और हिंदी भाषा को व्याकरण से युक्त बनाया। इससे इन्हें विशेष ख्याति प्राप्त हुई। सन 1931 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इन्हें आचार्य की उपाधि से तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन ने वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1938 ईस्वी में हिंदी के यशस्वी साहित्यकार आचार्य द्विवेदी जी का निधन हो गया। सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भाषा के कठिन शब्दों को हटा करके सामान्य बोलचाल की भाषा को साहित्य में जोड़ा, जिससे भाषा जनमानस से जुड़ी और लोगों को पढ़ने में रुचि उत्पन्न हुई। इन्होंने उस भाषा को व्याकरण से युक्त बनाया और शब्दकोश को बढ़ाया। हिंदी नवरत्न, मेघदूत, शिक्षा, सरस्वती, कुमार संभव, रघुवंश, हिंदी महाभारत आदि हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य में इतना श्रेष्ठ कार्य किया, इतनी श्रेष्ठ रचनाएं लिखी कि इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नाम रखा गया। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। हिंदी में महाकवि माघ का प्रभात वर्णन इन्होंने संस्कृत के श्रेष्ठ कवि माघ ने जो संस्कृत में प्रातःकालीन वर्णन किया था, उसी का इन्होंने हिंदी रूपांतरण और कुछ अपनी कल्पनाएं और भावनाओं को जोड़कर बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। द्विवेदी जी के प्रस्तुत निबंध महाकवि माघ का प्रभात वर्णन में महाकवि माघ के प्रभात वर्णन के सुंदर स्थलों को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। जैसा कि उन्होंने संस्कृत में प्रातःकाल का सुंदर चित्रण किया, मनोरम छटा बिखेरी, उसी प्रकार से इन्होंने भी उसी के अनुसार प्रातःकाल का वर्णन किया। प्रकृति वर्णन को समृद्ध बनाने में महाकवि माघ का संस्कृत साहित्य में अद्वितीय स्थान है। माघ के संबंध में कहा गया है कि माघे सन्ति त्रयोगुणाः। यहाँ त्रयोगुणाः से तात्पर्य श्रेष्ठ उपमाएं, अर्थ गौरव और पद लालित्य से है। प्रस्तुत निबंध में सूर्य, चंद्रमा एवं नक्षत्रों का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। मानवीकरण के सहारे उनकी क्रीड़ाओं को सजीव रूप से चित्रित किया गया, अर्थात प्रकृति को मानव के रूप में ढाला गया है। रात अब बहुत ही थोड़ी रह गई है, सुबह होने में कुछ ही कसर है। जरा सप्तर्षि नाम के तारों को तो देखिए, वे आसमान में लंबे पड़े हैं। उनका पिछला हिस्सा तो नीचे को झुका हुआ सा है और अगला ऊपर को। वही उनके अधोभाग में छोटा सा ध्रुव तारा कुछ चमक रहा है। सप्तर्षियों का आकार गाड़ी के सदृश है
ऐसी गाड़ी के सदृश जिसका जुआ ऊपर को उठ गया हो। इसी से उनके और ध्रुव तारा के सदृश को देखकर श्री कृष्ण के बालपन की एक घटना याद आती है। शिशु श्री कृष्ण को मारने के लिए एक बार गाड़ी के रूप में सक्टासुर नाम का एक दानव उनके पास आया। श्री कृष्ण ने पालने में पड़े पड़े ही खेलते खेलते उसे एक लात मार दी। उसके आघात से उसका अग्रभाग ऊपर को उठ गया और पश्चात भाग खड़ा ही रह गया। श्री कृष्ण उनके तले आ गए। वही दृश्य इस समय सप्तर्षियों की अवस्थिति का है। वे तो कुछ उठे हुए से लंबे पड़े, छोटा सा ध्रुव उनके नीचे चमक रहा है। यहाँ पर लेखक ने प्रातः काल जब सारे तारे विलुप्त हो जाते हैं तो सप्तर्षि 7 तारे गोल आकार में एक गाड़ी का आकार लेकर के रहते हैं और ध्रुव तारा भी रहता है। तो इसकी उपमा उन्होंने श्री कृष्ण और सक्टासुर नाम के राक्षस से दी है कि जैसे श्री कृष्ण ने लाख के प्रहार से सक्टासुर का संहार किया था, उसी प्रकार से ये दृश्य भी दिखाई दे रहा है। मानो ध्रुव तारा के रूप में श्री कृष्ण हो और सप्तर्षि के रूप में गाड़ी का आकार लेकर के सक्टासुर हो। पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। वह हंस सी रही है। वह यह सोचती है कि इस चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया तब तक यह मेरी संगति में रहा, तब तक उदित ही नहीं रहा, इसकी दीप्ति भी खूब बढ़ी। परंतु देखो, वही अब पश्चिम दिशा रूपिणी स्त्री की तरफ जाते ही पतित हो रहा है। प्रातः काल चंद्रमा पश्चिम दिशा में रहता है, तो पूर्व दिशा रूपी स्त्री, इसमें पूर्व दिशा को एक सुंदरी की उपमा दी गई है कि पूर्व दिशा रूपी सुंदरी सोच रही है कि जब तक चंद्रमा मेरे साथ रहा तब तक प्रकाशित रहा, लेकिन जैसे ही वह पश्चिम दिशा रूपी स्त्री के पास जा रहा है तो पतित सा लग रहा है। इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्कुरा सी रही है, परंतु चंद्रमा को उसके हंसी मजाक की कुछ भी परवाह नहीं है। वह अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है, लेकिन चंद्रमा इससे किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हो रहा है। वह तो मस्ती से पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। अस्त समय होने के कारण उसका बिंब तो लाल है, पर किरणें उसकी पुराने कमल की नाल के कटे हुए टुकड़े के समान सफ़ेद है। स्वयं सफ़ेद होकर भी बिंब की अरुणता के कारण वे कुछ लाल भी हैं। कुमकुम मिश्रित सफ़ेद चंद्रन के सदृश से उन्हीं लालिमा मिली हुई सफ़ेद किरणों से चंद्रमा पश्चिम दिग्बधू का श्रृंगार सा कर रहा है। उसे प्रसन्न करने के लिए उसके मुख पर चंदन का लेप सा समा रहा है। पूर्व दिग्बधू के द्वारा किए उपहास की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। मानो चंद्रमा मध्यम गति से और कुछ लाल और श्वेत वर्ण को लिए हुए मानो पश्चिम दिशा रूपी स्त्री का श्रृंगार करता हुआ प्रतीत हो रहा है। जब कमल सुशोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, और जब कुमुद सुशोभित होते हैं तब कमल नहीं। यहाँ पर यह प्राकृतिक दशा है कि जब सूर्य का उदय होता है तो कमल खिल जाते हैं, और जब चंद्रमा का उदय होता है तो कुमुदनियाँ खिल जाती हैं। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं जी कि जब कमल शोभित होते हैं, जब कमल खिलते हैं तो कुमुदनियाँ नहीं, क्योंकि दिन में कमल खिलते हैं और रात्रि में कुमुदियाँ खिलती हैं। दोनों की दशा बहुधा एक सी नहीं रहती, परंतु इस समय प्रातः काल दोनों में तुल्यता देखी जाती है, क्योंकि अभी पूर्ण रूप से प्रातः काल नहीं हुआ और रात्रि भी नहीं है, इसलिए दोनों ही दशा में समानता दिखाई दे रही है। कुमुद बंद होने को है पर अभी पूरे बंद नहीं हुए, उधर कमल खिलने को है पर अभी पूरे खिले नहीं हैं। एक की शोभा आधी रह गई और दूसरे को आधी प्राप्त हुई है। रहे भ्रमण सो अभी दोनों पर ही मंडरा रहे हैं और गुंजा रव के बहाने दोनों ही की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं।
इसी से इस समय कुमुद और कमल दोनों ही समानता को प्राप्त हो रहे हैं। कुमुदनियाँ भी आधी खिली हुई हैं क्योंकि पूरी रात्रि समाप्त नहीं हुई है, और कमल भी आधे खिले हुए हैं क्योंकि अभी पूर्ण रूप से प्रातःकाल नहीं हुआ है और दोनों पर ही भौरे गुंजन कर रहे हैं। सायंकाल जिस समय चंद्रमा का उदय हुआ था उसी समय वह बहुत ही लावण्यमय था। क्रम क्रम से उसकी दीप्ति, उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई। वह ठहरा रसिक। उसने सोचा, यह इतनी बड़ी रात यूं कैसे कटेगी। लाओ खिली हुई नवीन कुमुदनियों के साथ हंसी मजाक ही करें। अतएव वह उनकी शोभा के साथ हास परिहास करके उनका विकास करने लगा। इस तरह खेलते कूदते सारी रात बीत गई। वह थक भी गया, शरीर पीला पड़ गया, कर शस्त्र अर्थात शिथिल हो गए। इससे वह दूसरी दिगांगना पश्चिम की गोद में जा गिरा। वह शायद उसने इसीलिए किया कि रात भर के जगे हो लाओ अब उसकी गोद में आराम से सो जाए। अर्थात चंद्रमा अब पश्चिम दिशा रूपी स्त्री के पास चला गया। अंधकार के विकट बैरी भगवान अंशुमाली अभी तक दिखाई भी नहीं दिए, तथापि उनके सारथी अरुण ही ने उनके अवतीर्ण होने के पहले ही थोड़े ही नहीं समस्त मृग को समूल नाश कर दिया। अभी सूर्य का उदय भी नहीं हुआ था और उनके सारथी अरुण ने सारी पृथ्वी पर प्रातःकाल कर दिया, प्रकाश फैला दिया। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष उनके तेज से उनके शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते हैं। स्वामी को श्रम न देकर वे खुद ही उसके विपक्षियों का उच्छेदन कर डालते हैं। इसमें बताया गया है कि जिसका स्वामी बलिष्ठ होता है, राजा बलशाली होता है, उसके सेवक भी कम बलशाली नहीं होते हैं। वह अपने स्वामी के आने से पहले ही शत्रुओं का नाश कर डालते हैं। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरुभाव होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई। अर्थात सूर्योदय होने से पहले ही अरुण ने सारे अंधकार को समाप्त कर दिया। इस दशा में वह कैसे ठहर सकती थी, अर्थात रात्रि अब ठहर नहीं पा रही थी। निरुपाय होकर वह भाग चली। रह गई दिन और रात की संधि, अर्थात प्रातःकालीन संध्या। सो अरुण कमलों ही को आप इस अलवैक्सुता सदृश संध्या की लाल लाल और अतिशय कोमल हाथ पैर समझिए। मधुप मालाओं से छाए हुए नील कमलों को ही काजल लगी हुई उसकी आंखें जानिए। पक्षियों के कलकल शब्द को उसकी तोतली बोली का अनुमान कर लीजिए। ऐसी संध्या ने जब देखा कि रात इस लोक से जा रही है, तब पक्षियों के कोलाहल के बहाने वह कहती है कि अम्मा मैं भी आती हूँ। वह भी उसी के पीछे दौड़ाई। अर्थात यहाँ प्रातःकालीन वर्णन किया गया है कि कमल खिलने लगे हैं, पक्षी कलरव करने लगे हैं और प्रातःकालीन रूपी संध्या बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है।